सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। इसके पहले वाले भाग में हमने संधि के तीनों भेदों में से पहला भेद स्वर संधि के बारे में जाना था और स्वर संधि से संबंधित जितने भेद हैं और उन भेदों के जितने नियम हैं उनके बारे में जाना था। अब हम भाग 2 में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि दोनों से संबंधित नियम के बारे में जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि व्यंजन संधि होती क्या है। तो व्यंजन के बाद यदि स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अर्थात जो पहला शब्द होगा वो व्यंजन होगा, उसके बाद स्वर या व्यंजन आ सकते हैं, परंतु पहला शब्द व्यंजन ही होगा। हम व्यंजन संधि के पहले नियम के बारे में जानते हैं। यह नियम क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए या कोई स्वर आए तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? का सभी देखो, क, च, ट, त, प के नीचे सबसे पहले तो नीचे हलंत लगी है, मतलब वो आधे हैं, अर्थात उनमें स्वर नहीं लगा हुआ है, तभी तो वो व्यंजन कहलाएंगे। यदि उनके साथ स्वर लग जाएगा तो विच्छेद करने में स्वर आने लगेगा, इसलिए उनको व्यंजन रखना है ताकि वो व्यंजन संधि के अंतर्गत आ सके। इसलिए सभी के नीचे हलंत लगी हुई है, इसका मतलब वो आधे हैं। तो वो कह रहा है कि क, च, ट, ता और पा के बाद यदि किसी भी वर्ग का, वर्ग मतलब जो हमने वर्ण विचार में स्पर्श व्यंजन के वर्ग पढ़े थे ना, का वर्ग, चा वर्ग, वो तो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा व्यंजन आए तो वो इनके साथ मिलकर क्या बनाएगा? इनके साथ मिलकर वह उस वर्ग का तीसरा वर्ण बन जाएगा। अर्थात का है तो का के साथ मिलकर वो उसी वर्ग का गा बनेगा, चा के साथ जा बनेगा, टा के साथ डा बनेगा, ता के बाद दा बनेगा और पा के बाद भा बनेगा। अर्थात का, चा, टा, ता, पा के साथ मिलकर कोई तीसरा और चौथा व्यंजन या फिर कोई स्वर मिलकर गा, जा, डा, दा, भा बनाएंगे। वर्गों को समझने के लिए जो वर्ण विचार में आपको स्पर्श व्यंजन के वर्ग बताए गए हैं वो याद होना बहुत आवश्यक है। पर व्यंजन संधि के पहले नियम को एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं। जैसे कि कहा गया है का, च, ट, ता, प के साथ मिलकर तीसरा और चौथा व्यंजन या फिर कोई स्वर उन्हीं वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो हम देखते हैं, जैसे कि हमने यहाँ लिखा दिक, हलंत लगाना जरूरी है, नहीं तो वहाँ स्वर आ जाएगा, है ना। फिर यहाँ हमने लिखा अंबर। अब ये नियम कह रहा है ये व्यंजन है तो हम यहाँ व्यंजन ही दिखाएंगे, यहाँ कोई स्वर नहीं है कि आ हो, और ये स्वर है, ठीक है। तो वो कह रहा है का के साथ कोई स्वर मिलकर उसी वर्ण का या उसी वर्ग का तीसरा वर्ण बनाता है। तीसरा वर्ण क्या होगा? गा, ठीक है। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा? दिक, धन, अंबर मिलके बना लेगा दिगंबर। देखो का की जगह क्या आ जाएगा? गा। एक और उदाहरण, जैसे कि वाक, इसमें भी का के नीचे हलंत आएगी, और यहाँ ईश, तो यहाँ पर भी का है, व्यंजन है, और ये स्वर है, ये मिलकर फिर क्या बनाएंगे? गा, और ई की मात्रा है तो क्या बनाएंगे? गी, है ना। तो क्या बन जाएगा? ये वागीश। तो ये हुआ व्यंजन संधि का पहला नियम। हम व्यंजन संधि के दूसरे नियम को देखते हैं। यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद ना या मा आए तो प्रथम वर्ण पांचवें में बदल जाता है। कहने का मतलब है यदि क, च, ट, ता और पा के बाद
ना या माँ आए तो वो क्या हो जाता है, उसी वर्ग के 5वें में बदल जाता है, 5वें नंबर के वर्ण में बदल जाता है। अर्थात 5वें नंबर के वर्ण को मैंने क्या बताया था कि वो अनुस्वार हो जाते हैं, जैसे कि इंगा, या, णा, ना और मा। तो का यहाँ में बदलेगा, चा इंगा में बदलेगा, टा णा में बदलेगा, ता ना में बदलेगा और पा माँ में बदल जाएगा। दूसरे नियम को भी उदाहरण के द्वारा करके सीखते हैं। दूसरे नियम में कहा जा रहा है पहले वर्ण के बाद अगर ना या मा आए तो वो उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाता है। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं, हमने उदाहरण लिया जगत, और यहाँ हमने ले लिया नाथ। ठीक है, तो ये ता है और ये क्या है, ना या माँ आने को बोला है ना, तो ना आया है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, वो बोल रहा है उसी वर्ग के 5वें में बदल जाएगा। तो ता का 5वां वर्ण भी ना ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। फिर एक और बताती हूँ, जैसे कि सत मार्ग, तो ये ता है, ता के बाद कहा जा रहा है कि यदि ना या माँ आए, तो यहाँ माँ आया है। ठीक है, तो क्या होगा, ये ता का 5वां वर्ण होता है ना, तो ये ता किस में बदल जाएगा, माँ में। तो ये सतमार्ग की जगह क्या हो जाएगा, सन्मार्ग। ओके, तो ये हुआ हमारा व्यंजन का दूसरा नियम। व्यंजन संधि में ता से संबंधित कुछ नियम भी दिए गए हैं, उन नियम को हम यहाँ देखेंगे। नियम कह रहा है कि ता के बाद यदि च या छा आए तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा। अर्थात चा या छा आने पर ता चा बन जाएगा। हैं कैसे ता के बाद चा या छा आने पर ता का चा बनता है, तो हम यहाँ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि सत, और यहाँ हमने ले लिया चरित्र। नियम कह रहा है कि ता के बाद यदि क्या आए, चा या छा, तो चा यहाँ आया हुआ है, तो ता के बाद चा आने पर ता क्या बन जाता है, चा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सच्चरित जो है वो क्या हो जाएगा, ता की जगह भी चा ही आ जाएगा। अर्थात ये 2 बार चा आ जाएगा, है ना, सच्चरित। इस प्रकार एक और उदाहरण के द्वारा हम देख लेते हैं, जैसे कि उच्चारण। तो यहाँ भी वही नियम, ता आना चाहिए तो ता है, और फिर ता के बाद चा या छा आना चाहिए तो चा है, तो ये ता चा बनेगा। और फिर यहाँ पर आ की मात्रा भी लगी हुई है चा में, तो ये यहाँ भी लगेगी, है ना, चा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये जो ता दिया है उत में ये चा हो जाएगा, हलंत लगी है तो ये आधा ही होगा, और ये चारण क्या हो जाएगा, उत्चारण, उच्चारण। तो ये हुआ ता का पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा है कि ता के बाद यदि जा या झा आए तो ता के स्थान पर जा आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पहले में ता के स्थान पर चा आ जाता था, वैसे यहाँ ता के स्थान पर जा आ जाएगा। देखते हैं कैसे। हम उदाहरण लेते हैं, सत, और फिर यहाँ ले लेते हैं जन। तो ये ता का नियम है, तो ता दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि ता के बाद जा या झा आना चाहिए, तो वो क्या बन जाता है, जा। तो जा है तो ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, जा। तो ये क्या बनेगा, सतजन की जगह हो जाएगा सज्जन, हलंत लगी है इसलिए आधा जा बनेगा। फिर एक और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि उज्ज्वल। तो ये उत है और ये ज्वल। ठीक है, अब ता तो है और जा भी है, तो क्या बनेगा, जा। आधा जा है तो आधा जा ही बनेगा, तो ये क्या हो जाएगा,
उज्ज्वल। आधा जा होने के कारण आधा जा बनेगा। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा नियम। अब यहाँ ता का तीसरा नियम दिया है। यहाँ क्या कह रहा है कि यदि ता के बाद टा या ठा आए तो ता के स्थान पर टा हो जाता है। देखते हैं कैसे हो जाता है। हम उदाहरण ले लेते हैं। वृहत, और ये हो गया टीका। अब ये ता तो है, ता के बाद टा या ठा आएगा तो टा बनेगा, तो टा भी आया है, बनना क्या है, टा बन जाएगा। ई की मात्रा है तो टी बन जाएगा, है ना। तो ये जब हम जोड़कर लिखेंगे या संधि करके लिखेंगे तो क्या होगा, ता की जगह टी आ जाएगा, मतलब ये होगा व्र आधा टा फिर टीका, वृहत टीका। ठीक है, ये हम अगला नियम देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, ता के बाद यदि ला हो तो ता के स्थान पर ला आ जाता है। कैसे, उदाहरण के द्वारा जानते हैं। जैसे कि उदाहरण हमने ले लिया, तत् लीन। अब कहा जा रहा है ता के बाद यदि ला आए तो ता किस में बदल जाता है, ला में बदल जाता है। अब यहाँ पे लीन में ला में ई की मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पर ता के नीचे हलंत है तो आधे ला में बदलेगा, तो ये तत्लीन की जगह क्या हो जाएगा, तल्लीन। ओके। फिर अगला नियम कह रहा है कि यदि ता के बाद शा हो तो ता के स्थान पर चा हो जाता है, और जहाँ शा होता है वहाँ छा हो जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। नियम में कह रहा है ता के स्थान पर शा, अगर ता के बाद शा हो तो ता की जगह चा हो जाएगा और शा की जगह पर क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा। तो हम उदाहरण देखते हैं। जैसे कि श्वास, ता तो है और ता के बाद अगर वो बोल रहा है शाय तो शा भी आया है, तो वो क्या हो जाएगा, ता की जगह हो जाएगा चा और शा की जगह हो जाएगा छा। तो ये क्या हो जाएगा, उत्श्वास की जगह क्या हो जाएगा, उच्छ्वास। क्यों हुआ, क्योंकि हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था उत और श्वास। तो देखो ऊ के बाद ता था तो ता की जगह पर चा हो गया और शा की जगह पर छा हो गया। यही कह रहा है ये नियम। अब अगले नियम में कह रहा है कि ता के बाद यदि हा हो तो ता के स्थान पर दा और हा के स्थान पर धा हो जाता है। ये हम देखते हैं। नियम में कहा जा रहा है ता के बाद यदि हा आए तो ता का क्या बन जाएगा, दा, और हा का बन जाएगा धा। तो उदाहरण देखते हैं। जैसे कि उत और हार, तो ता तो आया है और ता के बाद अगर हा आए तो कहा जा रहा है कि ता की जगह पर हो जाएगा दा और हा की जगह पर हो जाएगा धा। तो कैसे हो जाएगा ये हम देखते हैं। ये उद्धार जो है ये बन जाएगा उद्धार। देखो हमने पहले उद्धार को ऐसे लिखा था, ऐसे, तो ता की जगह पर दा आ गया ऊपर और ता में हलन थी तो दा में भी है, और फिर कहा जा रहा है कि हा के स्थान पर धा आ जाएगा, तो धा आया और हा में आ की मात्रा लगी है, इसलिए धा में भी आ की मात्रा लग गई। तो यहाँ समाप्त होते हैं ता के नियम। ता के बाद हम व्यंजन संधि में छा से संबंधित नियम को देखते हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, यदि स्वर के बाद कोई छा वर्ण आए तो छा से पहले चा वर्ण जुड़ जाता है, अर्थात पहला जो शब्द होगा उसमें स्वर आएगा और स्वर के बाद जो दूसरा शब्द का पहला शब्द होगा या वर्ण होगा वो छा होना चाहिए, तो छा के पहले चा जुड़ने लगेगा। ये देखते हैं कैसे। स्वर वाला उदाहरण लेना पड़ेगा, तो हम यहाँ ले लेते हैं परी,
और यहाँ ले लेते हैं छेद। अब नियम में कहा जा रहा है कि यहाँ स्वर आना चाहिए, तो आया है। रा में ई की मात्रा लगी है तो छोटा ई आया है, और स्वर के बाद छा आना चाहिए तो छा भी आया है। तो क्या हो जाएगा, अगर छा आएगा तो जो छा के पहले एक चा जुड़ जाएगा। कैसा चा, आधा चा जुड़ जाएगा। छा भी रहेगा और छा के पहले चा जुड़ जाएगा, तो परिच्छेद का क्या हो जाएगा, परी तो रहेगा ही, आधा चा और जुड़ने को बोला गया है, और छेद का छेद ही रहेगा, क्योंकि छा के स्थान पर नहीं बोला, छा के पहले बोला है। तो ये क्या हो गया, परिच्छेद। अब हम व्यंजन संधि में माँ से संबंधित नियम के बारे में देखते हैं। पहला नियम कह रहा है कि माँ के बाद यदि का से माँ तक के बीच का कोई भी व्यंजन आए तो माँ उसी अंतिम वर्ण अर्थात अनुस्वार में बदल जाए। अर्थात यदि माँ के बाद का कमल से लेकर माँ मछली के बीच का कोई भी व्यंजन आता है तो वह जो भी व्यंजन आएगा उसी वर्ग के अंतिम वर्ण में अर्थात अनुस्वार में बदल जाएगा। अंतिम मैंने आपको बताया था ना, जो 5 वर्ण होते हैं वो अनुस्वार कहलाते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। तो उदाहरण लेते हैं हमने लिया सम देह, ये हमारा उदाहरण हुआ। क्या कहा गया है नियम में कि माँ के बाद यदि क्या आए, माँ से लेकर का से लेकर माँ तक के बीच का कोई भी व्यंजन, तो दा आया है वो इनके बीच में आता है, तो क्या हो जाएगा, माँ उसी वर्ग के अंतिम वर्ण में बदल जाएगा, दा के अंतिम वर्ग में। तो ये क्या हो जाएगा, ये बदलेगा ना में। ठीक है ना, कैसे बदलेगा, ये समदेह की जगह क्या हो जाएगा, संदेह। अनुस्वार में बदल रहा है, इसलिए अनुस्वार, बिंदी को अनुस्वार कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ बिंदी लगा दी। फिर आगे माँ से संबंधित दूसरा नियम कह रहा है कि यदि माँ के बाद माँ आए तो द्वित्व हो जाता है। द्वित्व मतलब वो 2 हो जाते हैं, एक आधा माँ हो जाएगा, एक पूरा माँ हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा सम्मति। तो नियम कह रहा है कि माँ के बाद यदि माँ आए तो वो द्वित्व हो जाता है। ठीक है, मतलब वो ऐसे हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो ये सम्मति क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दिया जाएगा, सम्मति। माँ से संबंधित अगला नियम कह रहा है कि यदि माँ के बाद या, रा, वा, शा, शा, सा, हा इनमें से कोई भी व्यंजन आए तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है, अर्थात माँ बिंदी में बदल जाएगा। अनुस्वार के चिन्ह को हम बिंदी कहते हैं ना। कैसे बदलेगा, हम एक उदाहरण से देख लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ संवाद। अब कहा जा रहा है नियम में कि माँ के बाद यदि या, रा, ला, वा, शा, शा, सा, हा में से कोई भी वर्ण आए तो वा आया है, तो ये किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार मतलब ये। तो संवाद को हम कैसे लिखेंगे, संवाद में ऐसे लिखेंगे। तो बदल गया ना माँ, किसमें, अनुस्वार में। उसके बाद व्यंजन संधि में अगला नियम है ना से और ना से संबंधित नियम, अर्थात ना रा में कैसे बदलता है उससे संबंधित नियम कह रहा है। यदि ऋषि रा शा के बाद ना आता है तो ना का क्या हो जाता है, णा हो जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। उदाहरण देखते हैं हम। जैसे कि परिणाम। उदाहरण कह रहा है कि क्या है, ऋषि रा या शा आगे आना चाहिए, तो रा तो आया है, और उसके बाद यदि ना आए तो ना का ना भी आया है, उसके बाद ना का क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। तो ये परिणाम किस में बदल जाएगा, ना की जगह ना लिख जाएगा, तो ये परिणाम बदल जाएगा परिणाम में, ऐसे। ओके। फिर अगला जो नियम है वो सा से संबंधित है, अर्थात सा से पहले यदि छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए तो
सा के स्थान पर शा हो जाता है, अर्थात सा सरोते के स्थान पर शा षटकोण का हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। नियम में कहा गया है सा से पहले यदि आ और आ को छोड़कर दूसरा कोई भी स्वर आए तो सा सरोते का शा षटकोण में बदल जाएगा। तो हम यहाँ देख लेते हैं। अभिषेक। अब सा से पहले तो पहले यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो सा तो है, सा से पहले आ और आ नहीं आया, बल्कि क्या ये छोटी ई, भा में छोटी ई की मात्रा है ना, तो ये जो सा है ये शा में बदल जाएगा और एक ही मात्रा है तो इसमें भी ए लग जाएगी। अभिषेक की जगह अभिषेक हो जाएगा, अभिषेक। अब हम आगे संधि के सबसे अंतिम भेद की तरफ चलते हैं, जो है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद यदि स्वर या व्यंजन आता है तो विसर्ग में जो भी परिवर्तन होते हैं उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम यहाँ विसर्ग संधि के नियमों के बारे में जानते हैं। पहला नियम कह रहा है विसर्ग का कैसे ओ में परिवर्तन होता है। तो पहला है विसर्ग के पहले और बाद में दोनों ओर आ होने पर विसर्ग का ओ हो जाता है, अर्थात विसर्ग के पहले मतलब जिस शब्द के साथ विसर्ग है उसके पहले वाला शब्द और जो जुड़ रहा है उसके पहले वाला शब्द दोनों ही आ होंगे तो विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग की जगह ओ आ जाएगा, अर्थात ओ की मात्रा आ जाएगी। पहले नियम में ये कह रहा है। दूसरे में यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हो तथा साथ में क्या हो, या, रा, ला, वा, हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, अर्थात आ हो, आ ना हो तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, और अगर ये ना हो तो या, रा, ला, वा, हा में से भी वर्ण हो तो विसर्ग की जगह ओ हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं कैसे। कह रहा है यदि विसर्ग के पहले और बाद दोनों में आ हो, छोटा आ, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो उदाहरण के साथ बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा मन और फिर विसर्ग लगाएंगे क्योंकि हम विसर्ग संधि पढ़ रहे हैं, और फिर मैंने यहाँ लिखा अनुकूल। मैंने नियम में क्या कहा कि विसर्ग के पहले भी आ हो, तो आप देख रहे हैं कि जो ना है वो छोटा है तो यहाँ भी आ है, और विसर्ग के बाद भी आ हो तो आप देख रहे हैं यहाँ भी आ है। तो ये दोनों नियम तो सही हो गए कि विसर्ग के पहले भी आ और बाद में भी आ हो तो विसर्ग की जगह ओ हो जाता है, अर्थात ओ की मात्रा आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये मनः की जगह हो जाएगा मनो, ओ की मात्रा लग गई और ये हो जाएगा मनोकूल, या हम इसको कह सकते हैं मनोनुकूल, क्योंकि आगे ऐसे तो हम इसे मनोनुकूल भी कह सकते हैं। एक और उदाहरण है, जैसे कि यश, विसर्ग लगा देते हैं यहाँ, फिर अभिलाषी, फिर यहाँ पर छोटा आ है और बाद में विसर्ग और फिर बाद में भी आ है, तो ये क्या हो जाएगा, ओ। नियम ये कह रहा है, अर्थात शा में ओ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा यशोभिलाषी। इसी प्रकार दूसरे नियम में कहा गया है कि यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर या, रा, ला, वा हो तो विसर्ग का ओ हो जाएगा। तो एक उदाहरण से देखते हैं। टप बल कह रहा है विसर्ग के पहले आ हो तो ये छोटा पा है तो यहाँ आ तो है, और फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो या फिर या, रा, ला, वा हो तो ये जो बा है ये भी किस वर्ग का पांचवा वर्ण है ये पता होना
चाहिए। ये पा वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो ये तीसरा वर्ण हो गया। तो उसने पहले ही कहा है कि तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण मिलकर भी ओ बनाएंगे। तो ये सही हो गया कि बा तीसरा वर्ण है। तो मतलब क्या हो जाएगा? तपो बल। अब पा के ऊपर ओ की मात्रा क्यों लगी? क्योंकि पा पे विसर्ग लगा था और विसर्ग को खत्म किया तो पा पे ही लगेगा। एक और उदाहरण से हम देखते हैं, जैसे कि यहाँ लिख दिया यश और यहाँ लिख दिया दा। फिर हमने देखा कि अगर विसर्ग के पहले आ हो और बाद में किसी भी वर्ग का कौन सा शब्द हो, तीसरा, चौथा या पांचवा शब्द हो, तो क्या हो जाएगा? फिर ओ हो जाएगा। तो ये जो दा है ये ता वर्ग का तीसरा शब्द है, वर्ण है, अर्थात ये तीसरा वर्ण है। फिर नियम सिद्ध हो गया। तो ये हो जाएगा ओ। तो फिर ये शा के साथ विसर्ग है तो शा में ओ की मात्रा लगेगी। तो हो जाएगा यशोदा। तो ये हुआ दूसरा नियम ओ का, कि कैसे विसर्ग ओ में परिवर्तित होता है। अब दूसरा नियम है कि विसर्ग कैसे रा में परिवर्तित होता है। हलंत लगा है अर्थात छोटे रा में कैसे परिवर्तित होता है। तो अगर विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग का मेल किसी स्वर या वर्ण के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण से हो, तब या फिर या ला वा हा से हो तो विसर्ग का रा हो जाता है। कहने का मतलब है पहले छोटे आ और बड़े आ को छोड़कर कोई भी स्वर आना चाहिए और बाद में कोई स्वर या कोई वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आए, या फिर या ला वा और हा आए तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में बदल जाएगा। रा में कैसे बदल जाएगा वो हम आगे देखेंगे। उदाहरण में कहा जा रहा है या फिर नियम में कहा जा रहा है कि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ नहीं आना चाहिए। तो देखिए यहाँ छोटा आ नहीं आया, यहाँ छोटी ई आई है और फिर विसर्ग आया है और बाद में कोई भी स्वर आ सकता है या फिर किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ सकता है या फिर या ला हा और वा आ सकता है। तो यहाँ पे दूसरा स्वर आया है ना, तो ये क्या बन जाएगा? ये विसर्ग किस में बदल जाएगा? रा में। अब जब ये विसर्ग रा में बदलेगा और उसमें आ की मात्रा लग जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा निराशा। ये नियम में कह रहा है। एक और उदाहरण से आपको समझाती हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा मैंने ये। अब विसर्ग के पहले आ और आ तो नहीं आया, ऊ आया है, तो ये सिद्ध हो गया। फिर विसर्ग आया है और फिर बोला जा रहा है किसी भी वर्ग का तीसरा वर्ण आए। तो ये सबसे अंतिम वर्ग, पा वर्ग का तीसरा वर्ण आया है बा। मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको वर्णमाला से ये स्पर्श व्यंजन वाली टेबल याद होनी चाहिए, तभी आपको वर्ण पता होंगे कि किस वर्ग से हैं। तो बा आया है, बा के साथ मिलकर भी कहा जा रहा है कि विसर्ग रा बन जाएगा। तो ये रा बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दुर्बल। पीछे छोटा शब्द था इसलिए वो रा छोटे में बदला, अर्थात वो छोटा अर्थात रेफ में बदला। अब हम रा को ऐसे नहीं लिख सकते ना, इसकी जगह हम रेफ लगा दिए बा के ऊपर। अब जो तीसरा नियम है वो विसर्ग का शा में परिवर्तन करना बताएगा। अगर विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आता है और बाद में चा, छा और शा हो तो विसर्ग किसमें परिवर्तित हो जाएगा? शा में। चलिए देखते हैं कैसे। कहा जा रहा है विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आए, मतलब हम यहाँ कोई भी स्वर ले सकते हैं। तो हमने ले लिया ई, ना में छुट्टी की मात्रा लगा दी। और फिर कहा जा रहा है क्या आए बाद में? चा, छा या शा। तो हमने ले लिया चय, चा आने को बोला है, या छा या शा। तो ये जो विसर्ग है किसमें परिवर्तित हो जाएगा? शा में। तो यहाँ आ जाएगा शा, ठीक है। यहाँ जब शा आ जाएगा तो ये कैसे लिखा जाएगा? आधे शा में बदल रहा है और इसमें भी कोई मात्रा नहीं है तो वो आधा शा ही होगा, है ना।
ये हो जाएगा निश्चय। फिर एक और उदाहरण से देखते हैं, जैसे कि यहाँ नी, यहाँ हमने कर दिया छल। फिर सिद्ध हो रहा है कि विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आए तो ई आ गया, और बाद में चा, छा या शा आना चाहिए तो छा आ गया। तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? शा में। यहाँ भी छा में कोई मात्रा नहीं है तो शा आधा ही होगा। तो ये निश्छल क्या हो जाएगा? ये निश्छल हो जाएगा निश्छल, सॉरी निश्छल। इस प्रकार से ये काम करेगा। आगे चौथा नियम है विसर्ग का सा में परिवर्तन। कैसे विसर्ग सा में परिवर्तित होगा? यदि विसर्ग के बाद ता या सा आए तब। देखते हैं। नियम के हिसाब से अगर हम देखें तो कहा जा रहा है विसर्ग के बाद ता या सा आना चाहिए। आगे की कोई बात नहीं है कि आगे क्या आए, तो कुछ भी आ सकता है विसर्ग के आगे, कोई भी स्वर, अर्थात ता आना चाहिए या सा आना चाहिए। तो ये ता आया है, ता में एक ही मात्रा है, तो विसर्ग क्या बन जाएगा? सा बन जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ सा आ जाएगा, है ना, और ता में मात्रा लगी हुई है तो ये बनेगा निस्तेज। एक और उदाहरण से बताती हूँ, जैसे कि ये आप बहुत देखते होंगे, सुनते होंगे सबको बोलते हुए, ये तो ये ता आया बाद में, मतलब ये विसर्ग जो है सा में बदलेगा तो क्या बनेगा? ये नमस्ते। इस प्रकार ये नियम सिद्ध हो। फिर अगला नियम है कि विसर्ग के पहले यदि ई उ हो और बाद में का खा टा ठा पा हो तो विसर्ग का शा हो जाता है। विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए? ई या उ, और बाद में का खा टा ठा पा या फा, तो विसर्ग की जगह क्या हो जाएगा? शा षटकोण का हो जाएगा। उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कहा गया है विसर्ग के पहले ई या उ आना चाहिए। तो चलो हम कोई उ वाला उदाहरण ले लेते हैं। ये हमने दा पे उ की मात्रा लगा दी, अर्थात विसर्ग के पहले उ आ गया और बाद में का खा टा ठा पा या फा आना चाहिए। तो चलो हम पा वाला कोई उदाहरण ले लेते हैं। हम ये ले लेते हैं प्रभाव। तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है शा। तो ये बनेगा शा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? दुष्प्रभाव। इस प्रकार से। फिर एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि ई और उ आना चाहिए तो ई वाला देखते हैं। विसर्ग के पहले ये ई आ गया। फिर फल, बोला गया है नियम में कि फा आए तो भी शा बनेगा। तो यहाँ जब शा आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? निष्फल। ओके। अब जो हमारा अगला नियम है वो है विसर्ग का लोप। लोप यानी गायब। कैसे विसर्ग गायब हो जाएगा? तो पहले नियम में कह रहा है यदि विसर्ग के पहले आ या बड़ा आ हो और बाद में इन दोनों को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। और दूसरे नियम में कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि रा आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। पहले स्वर दीर्घ हो जाता है और पहले वाला जो स्वर है वो बड़ा हो जाता है। कैसे? देखते हैं। विसर्ग के लोप का हम पहले नियम देखते हैं। पहले में कह रहा है विसर्ग के पूर्व आ या बड़ा आ आए, तो उदाहरण हमें ऐसा ही लेना होगा। तो ये हमने उदाहरण लिया, अर्थात छोटा ता है, मतलब यहाँ छोटा आ है और फिर विसर्ग, ये तो सिद्ध हुआ। फिर कह रहे हैं कि उसके बाद कोई भिन्न स्वर आए, अर्थात कोई दूसरा स्वर आए, तो हमने यहाँ एब ले लिया। तो आ और दोनों आ तो नहीं आए, दूसरा आया ए, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग गायब हो जाएगा। तो ये जोड़ दी, ये हटा दो, सीधे क्या हो जाएगा? अतएव। ये हुआ पहला नियम लोप होने का। दूसरे नियम में कहा जा रहा है यदि विसर्ग के बाद रा आए तो विसर्ग गायब हो जाता है और जो पहली वाली मात्रा है वो बड़ी हो जाती है। जैसे कि
पहले का कोई नियम नहीं है कि विसर्ग के पहले क्या आना चाहिए, तो हमने ई वाला ले लिया। बाद में रा आना चाहिए, तो बाद में रा आ रहा है विसर्ग के, तो जो रा है जो विसर्ग है ये गायब हो जाएगा, और ये जो है इस पे जो मात्रा है वो बड़ी यानी दीर्घ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, नीरस। एक और उदाहरण है, जैसे कि मैंने यहाँ ले लिया नेह और यहाँ ले लिया रोग, तो ये भी है विसर्ग के बाद रा आया, विसर्ग गायब होगा, तो कहा गया है कि पहली वाली जो मात्रा होगी वो दीर्घ हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, निरोग। तो यहाँ विसर्ग के लोप के नियम सिद्ध हुए। यहाँ पर संधि का भाग 2 समाप्त होता है। हमने संधि और उसके भेदों के बारे में यहाँ पर विस्तार से जाना। वीडियो देखने के बाद प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।